नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नेट परीक्षा जून 2019 का प्रश्न पत्र। तो दोस्तों पिछले बार की जो श्रृंखला चली थी 4-5 वीडियो में हमने एक प्रश्न पत्र 2019 दिसंबर का ख़त्म किया था। आज हम 19 जून का शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा एक प्रश्न पत्र हम एक वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। अगर होता भी है तो फिर डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, छोटी छोटी चीज़ें कई तरह की होती हैं तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, इसलिए हम इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें दिए हुए हैं मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र और गर्म राग। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा सी, क्योंकि जो उत्तर है वो देख लीजिए। गर्म राग 1957 उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा था। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 1972 लक्ष्मीकांत वर्मा। और मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। आगे चलते हैं। प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरणों कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो इसका सही अनुक्रम है वो है डी। सबसे पहले होगा स्मृतिकर्ण, फिर हम हश्मत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। तो इनका एक बार प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिएगा एक बार। स्मृतिकर्ण 1959 में सेठ गोविंद दास ने लिखा। हम हस्मत 1977 कृष्णा सोवती। और लीक अलीक 1980 भारत भूषण अग्रवाल। और वन तुलसी की गंध 1984 फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हम इनको सुमेलित कर देते हैं। जो हमारा इसका सही उत्तर है वो है जो ब्रह्म समाज जो था वो उन्होंने किया था राजा राम मोहन राय जी ने। तो यहाँ पर है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, तो वो यहाँ पर हैं गोविंद रानाडे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, तो वो ये हैं। और सत्यशोधक समाज जो है वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने स्थापित किया था। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की है, तो वो यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बनेगा वो है ए हमारा सही उत्तर है। एक बार हम इनके जो इनकी स्थापना हुई थी, स्थापना का वर्ष देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुई थी वो 1928 के लगभग हुई थी। और प्रार्थना समाज की 1867 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। और सत्यशोधक समाज 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। हम आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो दोस्तों जो हमारे ऑप्शन हैं वो ये जो कुमार रविंद्र और वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी, ये तीनों ही नवगीत विधा से संबंधित हैं। तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो है गिरिधर राठी जी का। तो ये नवगीत विधा से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में हुआ था। और जो संपादित गीतांगिनी शीर्षक से एक नवगीत संकलन से इसका प्रारंभ माना जाता है। आगे चलते हैं। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आया। उपयुक्त काव्य पंक्ति में किस कवि की हैं? उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो है नामदेव जी की। नामदेव जी को विठोबा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्गों की, सगुण और निर्गुण मार्ग दोनों मार्ग इन्होंने अपनाए हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा विशेषता में आप याद कर लीजिएगा। सगुण और निर्गुण दोनों धारा इन्होंने अपनाई थी।
आगे चलते हैं। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसमें इसका उत्तर होगा असूया भाव की इन्होंने प्रधानता इस पंक्ति में मानी है। दोस्तों, असूया भाव होता क्या है? इसमें दूसरों के गुण में दोष निकालना, जो दोष निकालते हैं सभी के, मतलब सभी के पास एक ना एक लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों के कितने भी अच्छे गुण हों उनमें दोष निकालते हैं। तो ये जो भाव है इसे हम कहते हैं असूया भाव। तो यहाँ पर जो पंक्ति है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने ये असूया भाव माना है। आगे चलते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने अगर रश्मिरथी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो आपको पता चल जाएगा ये रश्मिरथी की पंक्ति है और परशुराम आश्रम का इसमें वर्णन हो रहा है। रश्मिरथी का जो प्रकाशन है वो 1952 है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसमें 7 सर्ग हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947 और कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961 और रश्मिरथी 1952 जैसा बता दिया मैंने, और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 और इतिहास के आंसू 1951। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो दोस्तों, सभी ने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रखा होगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं पढ़ते तो एक तरह से जैसे हिंदू समाज में किसी के घर में रामचरितमानस होना दुर्लभ है, ऐसे ही हिंदी के विद्यार्थी अगर नेट के हैं, नेट JRF की परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं और अगर उन्होंने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास नहीं किया तो कुछ ऐसी ही बात लगती है कि हिंदू परिवारों में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता का ना होना ठीक वैसा ही है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े बिना तैयारी करना। तो सभी ने पढ़ रखी होगी। तो ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है और इसी के संदर्भ में बच्चन सिंह की किताब में भी लिखा है, सेम यही पंक्ति है। अंतर सिर्फ इतना है कि विलक्षण बात तब होती जब आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से नहीं होता। कहने का मतलब ये है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि उन्हें ये विलक्षण बात लगी कि हिंदी आधुनिक गद्य साहित्य का जो प्रवर्तन हुआ, परंपरा का शुरुआत हुई, वो नाटक से हुई, जबकि बच्चन सिंह जी को इसमें कोई भी विलक्षण बात नहीं लगी। तो यहाँ पर बच्चन सिंह जी रामचंद्र शुक्ल जी की बात को काटते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बच्चन सिंह जी का इतिहास, तो आपको ये पंक्ति ज़रूर आपके ध्यान में होगी। आगे चलते हैं। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं धूमिल जी की। धूमिल जी का पूरा नाम था सुदामा पांडे धूमिल और इनकी काफ़ी चर्चित कविताएं जो लगी हुई हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी चर्चित लेखक हैं और इनसे सवाल कई बार बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो ये जो है वो है सांध्य गीत से। सांध्य गीत में ये गीत है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति है। महादेवी वर्मा जी के कई सारे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, ऐसे ही उनके कई सारे रचनाएं हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनके प्रकाशन वर्ष के साथ ही इनको अगर याद करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कई बार जो मिलान है या फिर जो क्रम बनाने को दे देते हैं तो वो कई सारी रचनाकारों के मिलाकर रखते हैं। तो आपको अच्छा होगा कि आप महत्वपूर्ण जो भी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन काल के साथ ही उनको याद करें। इसमें समय लगता है दोस्तों, लेकिन हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है।
तो इनको साथ में याद करने की आप कोशिश करें। अगला हमारा प्रश्न है, कथनों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं हम। दंडी का जो कथन है वो है शरीरम ताव, ये दंडी जी का है। भामा का है शब्दार्थों सहित, ये भामा का है। और वामन का है काव्य शोभाया, ये वामन जी का है। और क्षेमेंद्र का है अनौचित्य, ये है क्षेमेंद्र जी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी, हमारा उत्तर है डी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ये पंक्तियां कई बार पूछ लेते हैं, कई सिंगल प्रश्न में ही होते हैं, और कई बार जैसे अभी आपने देखा ये मिलान में दिया हुआ था, तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर इसमें कुछ आपको सुझाव देने तो वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।